जय हिंद दोस्तों। आज क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। इस वीडियो के माध्यम से सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखने वाला हूं, तो पूरा वीडियो को देखें और पॉज करके नोट्स बना लें ताकि रिवाइज करने के लिए होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें और इसे किरण आरेख से दर्शाएं, है ना। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखना है और क्या करना है, इसे किरण आरेख से दर्शाना है। तो पहले हम प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा बताएंगे, है ना। तो प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा क्या है, तो कहता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है मतलब पड़ती है, तो परावर्तक सतह इन्हें दूसरी दिशा में परावर्तित कर देती है। यानी कि जिस सतह पर पड़ता है ना, जैसे ऐसे आया तो परावर्तक सतह जो है इसको दूसरी दिशा में परावर्तित कर देती है ना। तो इस घटना को जो है हम कहते हैं प्रकाश के परावर्तन, है ना। तो आप वीडियो में डायग्राम भी देख सकते हैं, ये कॉर्नर में दिया हुआ है कि नीचे चिकनी सतह है M1 और M2, है ना। तो यहाँ पर है ये परावर्तक सतह है और ये परावर्तक सतह में जो है ये किरण आपतित हो रही है और ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है ना। तो आपतित किरण ये हो गया और परावर्तित किरण ये। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम की ओर, है ना। इसी में नियम भी है, 2 नियम होता है प्रकाश के परावर्तन का, है ना। तो प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम क्या है, तो देखिए आपतित किरण, है ना। पहला नियम ध्यान से सुनिएगा, आपतित किरण, है ना, और अभिलंब परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल पर होता है, तो उसे हम पहला नियम कहते हैं। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है कि आपतन कोण, यानी देखिए ये अभिलंब है और ये आपतन कोण है, तो दोनों के बीच ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है और दोनों के बीच एक आपतन कोण बना हुआ है। फिर ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है और दोनों के बीच एक कोण बना हुआ है, तो ये दोनों कोणों आपस में बराबर होता है। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, वो दूसरा नियम हो गया, है ना। चलिए देखते हैं, आप नोट कर लीजिएगा इसको, है ना। देखिए प्रकाश के परावर्तन का नियम यहाँ पर दिया हुआ है, इसको फिर से हम रिपीट कर देते हैं, पढ़ कर देते हैं। तो पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से परावर्तक सतह पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो प्रकाश पुंज क्या है, तो प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं, है ना। किरणों के समूह को, जैसे एक किरण यहाँ ऐसे हो गया, दूसरा किरण, तीसरा किरण, तो एक किरण के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, है ना। अब जो है किरण के समूह, देखिए ये सब क्या है, किरण का समूह है और इसको क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज। तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होता है ना। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होता है, कौन कौन। पहला संश्रित किरण पुंज, यानी कि समांतर किरण पुंज है ना। अपसारिक किरण पुंज और
और क्या क्या है इसमें दिया हुआ हाँ, तो यहाँ पर जो है किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। समांतर है, अपसारी है, अभिसारी किरण पुंज होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप देख सकते हैं कि जो समांतर किरण पुंज है वो किस तरह का है ना। और अपसृत किरण पुंज देखिए किस तरह का है, और संसृत किरण पुंज इस तरह का है ना। पिक्चर के द्वारा दर्शाया गया है। इसमें जो है एक बिंदु पर सारा किरण जो है एक बिंदु पर आके मिल जाती है तो वो संसृत कहलाता है, और एक बिंदु से चारों तरफ फैल जाती है और यहाँ पर सब किरण पुंज समांतर जा रहा है। ये समांतर किरण पुंज आप देखते होंगे रेजर लाइट में, है ना। और ये टॉर्च वाला जो है लाइट जो होता है चारों तरफ फैल जाता है, और ये आपको उत्तल लेंस में दिखाई देगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है गोलीय दर्पण क्या है। तो गोलीय दर्पण और एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है ना। जैसे इस तरह से एक खोखला गोला है और इसी से काट करके 2 दर्पण बना दिया जाता है ना। एक जो है अवतल दर्पण बना दिया जाता है और एक उत्तल दर्पण बना दिया जाता है ना। तो गोलीय दर्पण क्या है। तो गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो उसी क्वेश्चन का थोड़ा सा यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो था ना उसी में कि गोलीय दर्पण क्या है और इसका वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी क्या होता है। तो बता दें कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी बराबर फार्मूला होता है वक्रता त्रिज्या बटा 2, यानी कि एफ बराबर आर बटा 2 होता है ना। और इस तरह से यहाँ वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। वक्रता त्रिज्या 20 पुट करेंगे तो काट करके 10 आएगा, यानी कि फोकस दूरी 10 हो गया, है ना। फिर कहते हैं प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते। यह भी परावर्तन है। तो प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा मैंने अभी बताया था कि जब प्रकाश की किरणें एक सतह से टकराती है, टकराने के बाद वापस लौट जाती है, तो उस घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन भी का 2 नियम होता है। ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इसमें रिपीटेड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग देखेंगे कि जब कोई मोटर गाड़ी होता है यानी वाहन होता है, उसका हेडलाइट जिसको हम लोग टॉर्च के कटोरी जो होता है देखे होंगे कि वो हेडलाइट इसमें उसी प्रकार से होता है। तो हेडलाइट में इस तरह से एक कटोरी होता है, बीच में बल्ब लगा रहता है। तो वो कटोरी जो है अवतल दर्पण जैसा व्यवहार करता है ना। यहाँ बल्ब लगा रहता है तो अवतल दर्पण जैसा व्यवहार करता है। लैंप में होता है, सर्च लाइट में होता है, टॉर्च में भी होता है। फिर कहता है सेविंग दर्पण के रूप में, है ना। अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में होता है। जैसे आप सैलून में जाएंगे तो जिस दर्पण के सामने आप बैठेंगे वो अवतल दर्पण रहेगा, क्योंकि उसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है। क्योंकि अवतल दर्पण में काल्पनिक वास्तविक दोनों बनता है, लेकिन जब हम बैठते हैं सैलून में तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब क्यों। क्योंकि अवतल दर्पण में ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का ये प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष में वक्रता त्रिज्या और एक फोकस होता है और यहाँ पर पोल होता है ना। यहाँ पर तो पोल मतलब ध्रुव और फोकस के बीच हम लोग बैठ जाते हैं
इसीलिए काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और बड़ा बनता है। आगे क्या है अवतल दर्पण का उपयोग कि दंत चिकित्सक तथा विशेष रोगी की परीक्षण करने में इसका प्रयोग होता है। किसका? अवतल दर्पण का, है ना। तो अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग अभी देखें। चलते हैं उत्तल दर्पण के प्रयोग में। अब उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग है, कहता है कि वाहनों में उत्तल दर्पण की वरीयता दी जाती है। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन चेंज है। उत्तल दर्पण का प्रयोग अभी बताए तो उत्तल दर्पण का प्रयोग यहाँ पर मिस हो गया है। बता दें कि उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में होता है और उत्तल दर्पण का प्रयोग ड्राइवर के ऊपर होता है पूरा व्यूज देखने के लिए बस के अंदर, है ना, या कोई कार वगैरह के अंदर। तो इस तरह से उत्तल दर्पण का उपयोग था। अब जो है अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं, है ना, वाहनों में क्यों किया जाता है पीछे के दृश्य देखने के लिए। तो जब पीछे के दृश्य देखते हैं तो उसमें पूरी तरह से प्रतिबिंब बन जाता है। जो पीछे से वाहन आती है उसका पूरा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है ना। जैसे वाहनों में उत्तल दर्पण की वरीयता इसलिए दी जाती है क्योंकि प्रतिबिंब सदा सीधा बनता है ना। इसका दृष्टि क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा होता है क्योंकि यह दर्पण वाहन की ओर वक्रीय होता है। चालक अपने पीछे से के बड़े क्षेत्र का अवलोकन कर पाता है। पीछे से आने वाले छोटे बड़े वाहनों का दर्पण में आसानी से देख पाता है। इसलिए वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग की वरीयता दी जाती है। कहता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का अंतर क्या है दोनों में। तो बता दें कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह जो है बाहर से उभरा हुआ रहता है, मतलब उठा हुआ रहता है, और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह जो है अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। फिर कहता है कि उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक दोनों बनता है ना। उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में उल्टा सीधा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा, छोटा और वस्तु के आकार के बराबर भी बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है ना। इस तरह से अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी संबंध है। फोकस दूरी और वक्रता केंद्र में संबंध यही है, F=R/2। F=R/2 लिखेंगे संबंध। आवर्धन किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं, है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, जिसे m से सूचित किया जाता है। और आवर्धन बराबर फार्मूला होता है m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, है ना, यानी h' बटा h होता है। आवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। गोली दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दें। तो इस तरह से सारा क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। देखिए दोस्त, यहाँ उत्तल दर्पण उस समय जो था ना, यहाँ से यहाँ आ गया था, इसीलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया था वहाँ। उत्तल दर्पण का भी उपयोग यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग, है ना, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो इस तरह सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आप पूरा इसको वीडियो को पॉज कर करके नोट कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर